दोस्तों नमस्कार। अभी तक हमने भृगु नाड़ी के अंदर हाउसेस सिग्निफिकेटर के बारे में पढ़ा है। आज की हमारी क्लास प्लैनेट सिग्निफिकेटर को लेकर होगी, जिसमें हम एक एक करके सारे प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो भृगु नाड़ी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेटर्स का मैं यूज कर रहा हूँ, ये केवल और केवल भृगु नाड़ी के लिए नहीं, अपितु और भी सिस्टम्स के लिए अप्लाई होते हैं। तो आपको एस्ट्रोलॉजी का कोई भी सिस्टम आप पढ़ते हैं इन फ्यूचर, चाहे वो केपी हो चाहे वैदिक हो, थोड़ा सा डिफरेंशिएट देखने को जरूर मिलेगा। किंतु मोस्टली जो सिम्टम्स या जो सिग्निफिकेटर्स हैं किसी भी प्लैनेट्स के, वो सारे के सारे प्लैनेट्स के लिए सेम ही रहेंगे। भृगु नाड़ी जीव और अजीव पर काम करती है, इसलिए भृगु नाड़ी कहती है कि आरजी राव साहब ने प्लैनेट्स को दो भागों में बांटा हुआ है कि एक प्लैनेट आपको लिविंग चीजों के बारे में भी बताता है और एक प्लैनेट आपके नॉन लिविंग चीजों के बारे में भी बताता है। हिंदी में कहना चाहें तो इसको हम सजीव या निर्जीव के रूप में जान सकते हैं। जैसे सन पिता का कारक है और पिता एक सजीव अर्थात लिविंग चीज के अंदर आता है, क्योंकि पिता एक जीव है। जबकि सन एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी बताता है और गवर्नमेंट जॉब एक निर्जीव है, जिसको हम नॉन लिविंग चीज कहते हैं। तो ऐसे ही हर प्लेनेट दो चीजों को कोरिलिंग करता है, एक सजीव एक निर्जीव, एक रूल एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो सबसे पहले हम हर एक प्लेनेट का वन बाय वन सिग्निफिकेटर्स पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम सन को पढ़ेंगे। सन चूंकि एक ऐसा प्लेनेट है जो ग्रहों का राजा माना जाता है। जितने भी नौ ग्रह होते हैं, उन नौ ग्रहों का जो राजा है वो सूर्य देवता को माना जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस सूर्य देवता को भी दी गई है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। फादर का मतलब है पिता, सन का मतलब है बेटा। जो लोग हिंदी में लिखना चाहेंगे उनके लिए मैं हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ, साथ ही साथ वो हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं। जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सन का मतलब है सूर्य, और सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट, मतलब सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी जॉब है या सरकार से संबंधित जो भी कनेक्शन है, वो सारी की सारी चीजों को सन रिप्रेजेंट करता है। किंग मतलब राजा, जहां पर भी हुकूमत चलने या चलाने की बात आती है, राजा जहां पर भी कोई बॉस होता है, जहां पर भी हमसे बड़ा कोई अधिकारी होता है, वहां पर हम सूर्य को देखते हैं। सोल मतलब अर्थ अर्थात आत्मा, सोल हमारी आत्मा है। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, हर पशु पक्षी के अंदर एक अपनी आत्मा है। आत्मा को सन रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान।
जब भी मान सम्मान की बात आती है कि किसी व्यक्ति को मान सम्मान कैसा होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज हम सन से देख सकते हैं। इसके अलावा सन के और भी सिग्निफिकेटर्स हैं, जैसे कि सन पर्सनल की आत्मा कही जाती है, पर्सनल सोल। सन व्यक्ति की बॉडी कही जाती है। जो हमारा ये शरीर बना हुआ है, ये शरीर सूर्य की ऊर्जा से चल रहा है, सूर्य की एनर्जी से चल रहा है। इस बॉडी को चलाने का कार्य कहीं ना कहीं सूर्य को रिप्रेजेंट करता है रघुनंदी नाड़ी में। पर्सनल अट्रैक्टिवनेस एंड पावर, जो उस व्यक्ति की आपस में पावर है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी क्षमता है लोगों को अट्रैक्ट करने की, अपना प्रभाव जमाने की, एक अधिकार की जब बात आती है तो उसको सन रिप्रेजेंट करता है। सन तीव्रता के बारे में भी बताता है। तीव्रता का यहाँ पे तात्पर्य इस बात से है, जैसे किसी भी चीज में यदि हम कोई तीव्रता लेकर आ रहे हैं, कोई फास्टिंग मूवमेंट लेकर आ रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वहां पे भी सन का रोल प्ले देखने को मिलता है। इसको हम सेवर्टी कह रहे हैं। स्ट्रेंथ, किसी भी चीज में स्ट्रेंथ को हम सन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब है जिस चीज में भी आप जल्दबाजी करते हैं, जिस चीज में भी आप जल्दबाजी करते हैं या जिस चीज में भी आप जल्दबाजी होता हुआ देखते हैं, जहां पर आदेश फटाफट आते हैं, वहां पर भी आप सूर्य का रोल प्ले देखने को आपस से आपको मिलेगा। सेल्फ रिलायंस या सेल्फ रियलाइजेशंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है अपने आप को जानना। जब व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचने और समझने का प्रयास करता है, तो वो भी सन को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति अपने बारे में जब 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 ज्यादा सोचने लगता है, वो एक सेल्फ मोटिवेटेड कहो या सेल्फ एटीट्यूड कहो, इस चीज के एट्रीब्यूट्स को हम सन से रिप्रेजेंट करते हैं। करेज मतलब साहस। हर व्यक्ति के अंदर जो साहस है, उसको हम सन से रिप्रेजेंट करते हैं। बिटरनेस, बिटरनेस बिटरनेस का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति दुखी महसूस कर रहा है, किसी प्रकार से हताश महसूस कर रहा है, कोई कमी महसूस कर रहा है, तो उस चीज को भी हम सन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओल्ड एज, जो हमसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमसे पूजनीय है, बड़ा है, जिनकी देखने में उम्र ज्यादा होती है, जिनका आदेश हम स्वीकार करना पसंद करते हैं और जिन जो हमें आदेश लगाते हैं, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं सन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटल, कैटल का यहाँ पर मतलब पशु से है, कि जो पशु होते हैं, वो भी यहाँ पर सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो कैटल शब्द है, जब आप उसके मीनिंग पे बात करते हैं तो बेसिकली कैटल का तो मतलब पशु ही होता है। तो जो पशु होते हैं, जैसे गाय है या ऐसा कोई भी जानवर है, वो सारे के सारे सन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है वीकनेस, दुष्टता, दुष्टता जिसको हम कहते हैं। यदि, क्योंकि सन को क्रूरता का प्लेनेट भी कहा गया है, तो जब कोई व्यक्ति दुष्टता करता है, कोई क्रूरता करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके स्वभाव को हम सन के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। लैंड मतलब जमीन, जमीन को हम भृगु नाड़ी में सन से रिप्रेजेंट करते हैं। फादर मतलब पिता या पिता तुल्य, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। टेस्ट, हमारे खाने के भोजन में जो टेस्ट होता है,
उसको हम कहीं ना कहीं सन से रिप्रेजेंट करते हैं। सन सेल्फ रियलाइजेशंस के बारे में बताता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के बारे में, अपने बारे में सोचना चालू कर देता है, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ एटीट्यूड, सेल्फ फोकस्ड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं सन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब व्यक्ति अपनी खुद की बुद्धि को, बौद्धिक क्षमता को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचने चालू कर देता है, ये एट्रीब्यूट्स भी सन के द्वारा देखा जाता है। क्योंकि सन को हम साइकिस डेवलपमेंट भी कहते हैं। हर व्यक्ति जो एफर्ट कर रहा है, उस एफर्ट करने के पीछे जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो भी कहीं ना कहीं सन से रिप्रेजेंट होती है। क्योंकि सन ऊर्जा को कहा गया है। क्योंकि सन को ऊर्जा का स्रोत कहा गया है, इसलिए हर व्यक्ति, हर वो चीज जो हमारे इस प्रकृति में है, हमारे जो इस नेचर में है, जो किसी न किसी ऊर्जा के द्वारा चलाई जा रही है, एफर्ट कराई जा रहा है, उस ऊर्जा का प्रतीक सन को रिप्रेजेंट होता है। आइस, काल पुरुष की कुंडली में सन को आइस का प्रतिनिधित्व भी बताया गया है, सिग्निफिकेटर बताया गया है। तो सन जो है वो हमारी राइट आइस को रिप्रेजेंट करता है। सन माउथ को भी रिप्रेजेंट करता है। सन माउथ को भी रिप्रेजेंट करता है। बॉन्डरिंग्स, बॉन्डरिंग्स का मतलब है भटकना। सन ऐसी स्थितियों को भी रिप्रेजेंट करता है जब व्यक्ति भटक रहा होता है, काफी उसको अपने कार्य क्षेत्र में या किसी भी प्रकार से अपनी लाइफ में जब भटकाव महसूस होता है, तो सन भटकाव भी जरूर देता है। इसलिए सन को ट्रैवलिंग का भी एक कारक ग्रह बीएनएन भृगु नदी नाड़ी के अंदर माना गया है। सूर्य को पित्त का कारक भी कहा गया है। जो हमारी बॉडी में पित्त तत्व होता है, पित्त की थैली है या पित्त बनते हैं, उसको हम सन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक जो सोल लेवल पे प्योरिटी होती है, इसको भी हम सन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बौद्धिक क्षमता की बीमारियां हैं, मन की बीमारियां हैं, वो भी हम सन के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य को हड्डियों का कारक ग्रह भी कहा गया है और ब्लड का कारक ग्रह भी भृगु नदी नाड़ी में कहा गया है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जो सोने के जेवरात होते हैं, उसको हम सूर्य के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो पब्लिक एक्टिविटीज होती हैं, जो किसी हेड के द्वारा संचालित होती हैं, या जब आप किसी पब्लिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जहां पर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है निभाने के लिए, इस एट्रीब्यूट्स को भी सन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दिशाओं में सूर्य को पूर्व दिशा का अधिपत्य स्वामी कहा गया है। सूर्य को जीनियसनेस भी कहा गया है। सूर्य को एंगर मतलब क्रोध भी बताया गया है, क्योंकि ये सूर्य राजा है और राजा को समय समय पर गुस्सा भी आता है। समय समय पर वो अपनी क्षमताओं का प्रभाव भी दिखाता है, अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा प्रभाव भी दिखाता है। तो सूर्य के पास, मतलब एक राजा के पास हर प्रकार के एट्रीब्यूट्स मौजूद होना स्वाभाविक सी बात है। तभी वो सभी प्रकार के शासन आसानी से कर सकता है। सूर्य को फिलोसफिकल एट्रीब्यूट भी प्रदान किया गया है। जो फिलोसफीज होती हैं, जो किसी भी प्रकार का एक दर्शन शास्त्र होता है, अपना देखने का एक नजरिया होता है, वो कहीं ना कहीं सूर्य के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। और सूर्य वाले लोग ही समाज में एक अच्छा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं किसी भी चीज के लिए। तो जिनका सूर्य अच्छा होगा, उनका फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा माना जाता है।
पॉलिटिकल पावर को भी हम सूर्य से देखते हैं। गोल्डनेस जो सोने चांदी सोने की जो जेवरात हैं, जो आभूषण हैं, वो हम सोने से सूर्य से देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो नोबेलिटी होती है, जो राजा की तरह व्यवहार करने का जो आचरण होता है, या जो हाई क्लास के लोगों के अंदर की जो क्वालिटी होती है, अधिकार जमाने की जो क्वालिटी होती है, इसको हम कहीं ना कहीं सूर्य से ही देखते हैं। जो अथॉरिटी लेवल के अधिकारी होते हैं, जो लोगों को अधिकार देने का काम करते हैं, जो लोगों पर अपना राज जमाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्ट भी कहीं ना कहीं सूर्य को ही रिप्रेजेंट करती है। सूर्य मनी लेंडर भी कहा गया है, जो जिसे हम साहूकारी कहते हैं, जो पैसा वसूली का काम या पैसा मैनेजमेंट का काम करता रहा है पहले के समय में। सूर्य केमिस्ट भी है और ड्रगिस्ट भी कहा गया है। सूर्य को मेडिकल का कारक ग्रह भी कहा गया है। सूर्य को सेल्फ एक्सप्रेशन का कारक भी कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसका सूर्य कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, इसलिए वो सेल्फ एक्सप्रेशंस उसके बहुत अच्छे हैं। सूर्य किस प्रकार के व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा, इस तरह की क्वालिटी को भी कहीं ना कहीं सूर्य ही बताता है। सूर्य ज्योतिष शास्त्र में अथॉरिटी का, हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट संस्थाओं का, प्राइवेट जॉब में बॉस का, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का, किसी टीम में कैप्टन का, किसी डिपार्टमेंट में लीडर का, रॉयल्टी का, रॉयल फेवर का रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी प्रकार की कोई संस्था हो, कोई जगह हो जहां पर अधिकारियों की बात आती है, जो हायर लेवल का मैनेजमेंट होता है, वहां पर सन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देखा जाता है। इसके अलावा सूर्य एल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है, रेपुटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, परमानेंट सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, फादर के फादर के द्वारा जो फाइनेंस होता है या जो दिया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं सन को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इस स्लाइड में आपको बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स दिख रहे हैं। जितने ज्यादा सिग्निफिकेटर्स आपकी मेमोरी में आपको याद रहेंगे, उतनी ज्यादा प्रिडिक्शन करने में आपको बहुत अच्छी तरीके से सहूलियत होती है। जितना ज्यादा आप डेली टू डेली लाइफ में इनका यूज करेंगे, आपको प्रिडिक्शन के लिए उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि जैसे एक लिविंग और नॉन लिविंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जीव, जीवा का, और एक अजीव का। यहाँ पर फादर जीव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अजीव के रूप में सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन एट्रीब्यूट्स में, इन सिग्निफिकेटर्स में, जिन चीजों में भी जान है, जो कि आपने बचपन की एजुकेशनल क्लास में पढ़ा होगा, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, तो जिन चीजों में भी जान है, उनको हम जीव तत्व के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे, और जिन चीजों में भी जान नहीं है, उनको हम अजीवता के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट एक अजीवता को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फादर एक सजीव होते हैं, तो वो सजीव को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी ये प्रिडिक्शन में देखा जाता है कि जब ये प्रिडिक्शंस की जाती हैं, तो
हर प्लेनेट ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने दोनों ही एट्रीब्यूट्स को एक साथ प्रभाव दे। हो सकता है वो एक साथ ना देकर कभी किसी चीज को एक्टिवेट करता है, कभी किसी और चीज को एक्टिवेट करता है। जैसे कभी फादर को वो प्रभाव करेगा और कभी वो गवर्नमेंट के बारे में बताएगा, कभी वो अथॉरिटी को बताएगा तो कभी वो सोल को बताएगा। तो कभी भी कोई भी प्लेनेट एक साथ मल्टीपल जीव या अजीव को रिप्रेजेंट कभी नहीं करते हैं। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हमें भी प्रिडिक्शन करते समय देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत जानकारियों को देखते हुए, उसके आचरणों को एनालाइसिस करते हुए उस पर प्रिडिक्शन की जाती है, जो कि हम अभी आने वाले और क्लासेस में समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि सन पर्सनल सोल को रिप्रेजेंट करता है। सोल क्या है? सोल हमारी आत्मा है। आप ये देख रहे हैं इस संसार में, जैसे जैसे ये संसार मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति भागता जा रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति ध्यान देना या आत्मा के प्रति सोचना उसने बंद कर दिया है। लेकिन चूंकि जो अकल्ट साइंसेस के लोग होते हैं, जो अकल्ट साइंस पढ़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं फिर भी एक सेल्फ रियलाइजेशंस का या सोल का एक अनुभव होता रहता है। तो ये जो सोल है, किसी भी व्यक्ति की सोल जिसे हम आत्मा कहते हैं, ये कितनी प्योर है या ये अंदर से कितना अच्छा व्यक्ति है, यदि इस चीज को जानना है तो आप इस चीज को देखें कि कुंडली में सूर्य कैसा है। यदि सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा होगा, बिना किसी मैलिफिक इफेक्ट के होगा, 6 8 12 में नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार की नीचता का प्रभाव नहीं होगा, उसके शत्रुओं का प्रभाव नहीं होगा, तो उस व्यक्ति की अंदर से जो सोल होगी वो काफी अच्छी होगी। और जितना ज्यादा ये नीच तत्व से प्रभावित होगा, उतना ज्यादा व्यक्ति अंदर से खराब होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा दिखने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनके साथ रहने में या उनके साथ एनर्जी को जब हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो हमें उनके साथ रहने में अच्छा नहीं लगता, या ऐसे लोगों की जो पकड़ होती है वो थोड़ा बाद में समझ में आती है कि ये व्यक्ति दिखावाबाजी कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये बंदा सही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप सूर्य की मदद से जान सकते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, इसकी किस प्रकार की सोच है। तो एक सूत्र है एस्ट्रोलॉजी में कि जब आपको किसी व्यक्ति की सोच के बारे में जानना हो, क्योंकि सूर्य जो है वो सोल का रिप्रेजेंट करता है और एक रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये चीज पता है कि इस संसार में हर व्यक्ति यदि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी कोई व्यक्ति से संपर्क में आता है कभी ना कभी, तो कहीं ना कहीं उसका पिछले जन्म में या किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई संबंध जरूर रहता है। तो जब आपको ये जानना हो कि कोई व्यक्ति अचानक से हमारा इतना सपोर्टर कैसे हो गया, कोई व्यक्ति जिसे हम जानते भी नहीं थे वो हमारे लिए इतना सपोर्ट सपोर्ट कैसे करने लगा, या कोई व्यक्ति अचानक से हमें कैसे धोखा दे दिया, उस व्यक्ति की सोच कैसी है हमारे लिए, उस केस में आप प्रश्न कुंडली बनाकर जब भी आप कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो तुरंत उस समय की प्रश्न कुंडली बनाकर आप सूर्य की स्थिति को देखें कि सूर्य जिस भी हाउस में होगा, सूर्य
जिस भी हाउस में होगा, उस हाउस से संबंधित जो रिलेशनशिप बनता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया है, तो सूर्य उस हाउस से संबंधित जिस भी रिलेशनशिप को बताएगा, कहीं ना कहीं आपका उस अनजाने व्यक्ति से संबंध किसी ना किसी जन्म में वो वाला जरूर रहा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे से कोई व्यक्ति आज फोन में बात करता है या अचानक से मुझे कहीं मिल जाता है, और अब अचानक से मिला हुआ है, लेकिन धीरे ही धीरे कुछ समय के बाद हम में बड़ी दोस्ती होना चालू हो जाती है, और फिर वो दोस्ती बहुत आगे बढ़ भी जाती है, जिससे मुझे फायदा भी हो सकता है, जिससे मुझे नुकसान भी हो सकता है। आप ऐसी स्थिति में कैसे पता करें कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं है, या जिस भी रैंडम व्यक्ति से मैं आज मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो व्यक्ति की सोच मेरे प्रति क्या है, या वो मेरे लिए क्या सोचता है, या आज यदि मुझसे वो किसी प्रकार से टकरा रहा है, तो कहीं ना किसी तरीके से रिलेशनशिप जरूर बनता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो भी होता है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के थ्रू ही होता है, जो कि कहीं ना कहीं इस जन्म का या पूर्व जन्म का फल होता है। तो जब आप किसी से मिलते हैं, जो कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आप उस समय का एक होरारी चार्ट बनाएं, जिसे हम प्रश्ना कुंडली कहते हैं। प्रश्ना कुंडली बनाकर आप तुरंत का देखें कि उस समय सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। सूर्य जिस भी हाउस में बैठा है, मान लीजिए सूर्य पांचवें घर में बैठा हुआ है, मान लीजिए सूर्य पांचवें घर में बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलेंगे कि ये जो संबंध है, जो इस व्यक्ति से हमारा होने जा रहा है, ये कहीं ना किसी जन्म में हमारे बच्चे जैसा संबंध माना जाएगा। हमारा कहीं ना कहीं बच्चे जैसा संबंध माना जाएगा, क्योंकि पांचवा घर संतान को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो ये संबंध संतान का संबंध माना जाएगा। यदि सूर्य कहीं ना कहीं किसी दूसरे अन्य हाउसेस में बैठता है, जैसे सूर्य मान लीजिए फोर्थ हाउस में बैठता है, तो फोर्थ हाउस माता का होता है, तो आप ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं इसका संबंध हमारे पिछले या किसी न किसी जन्म में माता से माता स्वरूप संबंध होगा। मान लीजिए नाइन्थ हाउस में सूर्य बैठा है, तो इस संबंध को आप पिता स्वरूप संबंध मानेंगे। मान लीजिए 11th हाउस में बैठा है, तो आप उसको मित्र स्वरूप संबंध मानेंगे। मान लीजिए सूर्य छठवें घर में बैठा है, तो सूर्य शत्रु स्वरूप माना जाएगा। इस प्रकार से हर एक हाउस का जो एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप अपनी रिलेशनशिप को बता सकते हैं। इसके अलावा जितना अच्छा सूर्य उस कुंडली में आपको देखने को मिलेगा, उतना अच्छा संबंध आप ये बताएंगे कि ये व्यक्ति अंदर से कितना अच्छा है। कई बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं कि सर मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, सबका मैंने भला ही भला किया है, उसके बावजूद मेरे साथ बहुत ज्यादा खराब हो रहा है ना। ऐसे कुछ हमारे पास क्लाइंट आते हैं, तो मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, मुझे ही इन चीजों में इतना क्यों भटकना पड़ रहा है, इतना परेशान होना क्यों पड़ रहा है। ऐसे केसेस में जब भी हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं कि सूर्य, तुरंत देखते हैं सूर्य को कि प्रश्न कुंडली में सूर्य कितना प्रभावित है। सूर्य जितना ज्यादा मैलेफिक तरीके से प्रभावित होगा, मैलेफिक एस्पेक्ट हो, मैलेफिक हाउसेस हो, उतना ज्यादा सूर्य आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस व्यक्ति की जो अंदर से सोल है,
वो अच्छी नहीं है। जब सोल अच्छी नहीं होती है तो व्यक्ति को थोड़ा सा परेशान होना जरूर पड़ता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सोल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को राजा कहा गया है, और सूर्य सोल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिस व्यक्ति की सोल ही अच्छी नहीं होगी, उस व्यक्ति का अंदर से चरित्र अच्छा नहीं होगा। जब चरित्र अच्छा नहीं होगा तो उस पर रेमेडीज काम करना बहुत, एक तो डिले से काम करती हैं और बहुत परेशानियों के बाद काम करती हैं, या फिर कई बार करती ही नहीं है। तो इस सूत्र को आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम और भी प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी ऐसे कुछ सूत्रों के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।